हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी की प्रिपरेशन आई गेट के अंदर में होती है और इस साल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट सीएस में प्रोड्यूस हुआ है। और इस बार मैंने अभी काउंट किया है, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते थे 85 प्लस स्टूडेंट एमटेक में एडमिशन लिए जो टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में गए हैं। आईटीज़ में गए, ट्रिपल आईटीज़ में गए, बिट्स में गए, अलग अलग कॉलेज में गए। तो इस बार अभी हमारे बीच में आई गेट के स्टूडेंट स्पर्श कुमार प्रेजेंट हैं। आपसे मिलाना चाहता हूँ, बातचीत कराना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो ब्रांच है वो ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन इनको एक शुरू से मन में था कि हमें कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है। तो ये अभी इनसे पूछेंगे क्यों था, क्या रीज़न था, क्यों ये ज़्यादा मोटिवेटेड थे कंप्यूटर साइंस की तरफ। उन्होंने इस साल गेट का एग्ज़ाम भी लिखा और गेट को भी उन्होंने क्वालिफाई किया और साथ में अभी इनका एडमिशन बिट्स प्लानी के अंदर में हो गया है, एमटेक के अंदर में। और बिना ड्रॉप लिए हुए कॉलेज में इन्होंने ज्वाइन किया था, बिना ड्रॉप लिए हुए इन्होंने तैयारी किया, लग के मेहनत किया। मेहनती तो थे ये, और उसका फल ये मिला कि उनको बिना ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस एमटेक में एडमिशन हो चुका, बिट्स में हो चुका है और घर वाले भी हैप्पी और वहाँ पे ये एडमिशन ले चुके हैं। तो बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका प्रिपरेशन क्या था और क्यों कंप्यूटर साइंस की तरफ ये मूव किए। तो इस पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कि आपका एक टारगेट था कि कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है। जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेन तो कि सर फैमिली हैप्पी है तो एक अलग ही खुशी देती है कि फैमिली फाइनली प्राउड है, हैप्पी है और एक अच्छे कॉलेज का। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इस पर कि आपने आईटी जेई की तैयारी की होगी। जी सर। तो कहाँ से किए थे उस समय? सर आईटी जेई मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, मैंने कॉलेज स्कूल में ही और ट्यूशन से किया था, जो लोकल होते वहीं से किया था। तो आईटी जेई में ऐसा कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा था मेरा, लेकिन मैंने जब ये सीजीपीटी एग्ज़ाम दिया था, जब यहाँ के स्टेट कॉलेज के लिए होता है, तो उसमें अच्छा आ गया था। तो मैंने उसके थ्रू फिर बीआईटी दुर्ग में एडमिशन लिया था। तो उस समय आपका मन कंप्यूटर साइंस की तरफ था? यस सर, उस टाइम पे था कंप्यूटर साइंस का, थोड़ा था, एकदम रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मुझे यही पसंद है, लेकिन इंटरेस्ट आ रहा था। तो फिर मुझे इसमें जब इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला, कॉलेज अच्छा है करके फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया इस ब्रांच को कि ठीक है इसको ट्राई कर। 12 के बाद आपने ड्रॉप नहीं लिया? नहीं सर, ड्रॉप मैंने नहीं लिया था। आप पीटी दे के आप सीधा बीआईटी में यस सर, लैंड कर गए? बीआईटी में आ गया। तो फिर कब मन बना कि हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए? सर ये एक्चुअली बना फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही बना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लोड कम रहता है तो हम ज़्यादा बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं उसी टाइम पे हैकाथॉन्स एंड कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट डाल रहा था। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है वो सीएस के थे, तो वो लोग बोलते थे, मेरा भी खुद मन मैंने करते रहता था उसमें। तो फिर जब उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था जब, तो एक अलग ही लगता था कि वो अलग एक चीज़ है और अपना ब्रांच एक डिफरेंट है। तो जैसे ही 4 साल इंजीनियरिंग के, वो चीज़ फीलिंग स्ट्रॉन्ग हुआ कि मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहता, इलेक्ट्रिकल में नहीं, मैं चाहता हूँ अपना कैरियर सीएस फील्ड बनाऊँ, आईटी फील्ड बनाऊँ, क्योंकि इंटरेस्ट आया था मुझे इसमें। तो फिर जब मैं लास्ट थर्ड ईयर में था, तब मुझे सेकेंड ईयर में भी पता चला कि गेट होता है एंड बहुत सारे कॉलेज से हमारे सीनियर आपके यहाँ पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में वापस ज्वाइन करते हैं एमटेक। तो फिर मैंने वही डिसाइड किया कि फिर मैं आपके यहाँ आके करूँ। तो कब तुमने ज्वाइन किया आई गेट को? सो मैंने आई गेट ज्वाइन किया था आई थिंक सो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, फिफ्थ सेमेस्टर में। उस समय ऑफलाइन चलती थी उस टाइम पे? हाँ यस, उस टाइम क्लासेस ऑफलाइन भी थी, लेकिन उसके बाद कोरोना, यस कोरोना आ गया, तो फिर उसके बाद क्लासेस ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन करना पड़ा। तो जैसे मतलब आपने, आपका एक मोटो बन गया कि चलो अब सीएस में करना, क्योंकि एक आपको पता चल गया था सीएस ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जॉब बहुत जॉब भी है। हाँ। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि सिनेरियो भी ऐसा है कि आप किसी भी ब्रांच में पढ़ो, जॉब आपको सीएस में ही मिल रही है, कोई ब्रांच में उतनी जॉब अभी नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो जैसे रहता है ना कि जो कोर ब्रांच के बच्चे रहते हैं पीएसयूज की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमको आईएएस की तैयारी करना है, ईएस की तैयारी करना है और मतलब हमें पीएसयूज की तरफ जाना है। तो ये सब फोकस नहीं था आपका? नहीं सर, गवर्नमेंट में कभी इतना फोकस नहीं रहा मेरा। मुझे इतना था कि मैं जो भी काम करूँ उसमें मैं खुश रहूँ। तो ऐसे मैंने कोई जॉब के कुछ सोचा नहीं था कि किस फील्ड में जाना है, कहाँ करना है। तो जब मुझे समझ आया कि जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है सीएस में, तो मुझे लगा कि मैं इसमें हैप्पी रहूँ, खुश रहूँगा। फिर मैंने यही फील्ड सेलेक्ट किया अपने लिए कि जिसमें जो भी फील्ड्स रहेगी मैं उसमें हैप्पीली ज्वाइन करूँगा। तो फिर आपने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, मतलब सब्जेक्ट जब स्टार्ट हुए ऑफलाइन में और सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट किए, तो ऐसा बर्डन तो नहीं लग रहा था कि यार कॉलेज का अलग है, फिर सीएस का ब्रांच अलग है, यहाँ के सब्जेक्ट अलग है, फिर कैसे मैनेज होता था सब चीज़ें? स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ जब था, तो थर्ड ईयर में थोड़ा चीज़ें हेक्टिक तो हो गई थी कॉलेज साइड में भी, और ये भी आ गया था। लेकिन उस टाइम जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था वो सी था, सी से स्टार्ट हुआ था। और सी मैंने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में हल्का सा किया था, थोड़ा आइडिया था। तो जब स्टार्ट हुआ
तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ स्टार्ट करने में, मतलब मैनेज करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो आने लगा, सेट हो गया कि कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद कोचिंग आना है, कोचिंग में भी ट्राई करता है कि सब पूरा जो पढ़ना है मुझे कोचिंग में आके पढ़ लूँ, जो भी सीखना है, नोट्स बनाना कंप्लीट, वो कोचिंग में ही करूँ, कुछ बाहर घर आके उसके लिए नहीं छोड़ूँ मैं। तो ऐसा नहीं लगता था कि यार ये जो सब होता ना कि जोश जोश में आके आदमी ज्वाइन तो कर लेता है, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट कि यार ये पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, कि या मैं पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे सीएस वाले ज़्यादा पिकअप कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मुझे किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं लगा, कोई भी, इवन सीओ ओएस किसी के लिए मुझे ये चीज़ नहीं लगी, बल्कि मैं सीओ सब्जेक्ट ज़्यादा इन्जॉय किया हूँ। वो सब सीओ ओएस सी सब्जेक्ट में आप जिसमें पढ़ाए हैं जैसा, और जैसा सब्जेक्ट है सबसे मुझे इसी सब्जेक्ट मज़ा आया। तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि इस सब्जेक्ट में कि मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है या मन नहीं लग रहा है। हर एक सब्जेक्ट CD थोड़ा हो सकता है जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं आया, लेकिन उसके अपार्ट सारे सब्जेक्ट में मैं बहुत कंफर्टेबल था और अच्छा लगा था पढ़ने। टीओसी वगैरह कैसा लगा? सर TOC तो बहुत अच्छा लगा था सर, जिसमें आपने पढ़ाया था एंड पूरे इन डेप्थ में जाके हर एक टॉपिक FA से लेकर PDA बहुत अच्छा लगा सर वो पढ़ने में। मतलब अब चूंकि हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमको सब्जेक्ट का नाम भी पता नहीं हाँ रहता सर, है, वो उसी मेरे साथ और था। धीरे धीरे हमें नाम पता चलता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट अब पढ़ना है। और तुम लोग साथ में प्रॉब्लम क्या हुआ कि चीज़ें लॉकडाउन में चली गई, तो ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में फिर कैसे मैनेज करते थे? सर ऑनलाइन जब फर्स्ट मंथ आया तो बहुत दिक्कत हो रही थी एडजस्ट करने में, ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म भी थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था मैं उसमें, और टाइमिंग। तो फर्स्ट 1-2 मंथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, उसके बाद से सर फिर लगा कि यही ऐसे ही करना होगा, ऑनलाइन ही चलने वाला है, ऑप्शन नहीं है, इसी को करना है। तो फिर सर बाद में फिर फोकस करने की कोशिश किया कि तो ऑनलाइन में सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते थे, मतलब सारी क्लासेस ज्वाइन करते थे? हाँ, सारे क्लासेस ऑनलाइन में मैंने किए हैं। और नोट्स बना लेते थे? नोट्स बनाए थे, हाँ, नोट्स मैंने 700 सारे नोट्स बनाए थे, जितने क्लास अटेंड किया उनके नोट्स पूरे बने थे। तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के और आप सीएस में, तो सीएस में कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं आपको? सर CS में मुझे सबसे अच्छा लगता है, एक तो CO मैंने बोला था, CO हो गया, एक OS हो गया, एंड एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम DSA, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अपनी ब्रांच का जो आपका कोर ब्रांच है, उस पर कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कोर ब्रांच से मुझे माइक्रो प्रोसेसर बहुत पसंद है, माइक्रो प्रोसेसर्स, एंड वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है। तो इसलिए आपको सीओ भी ज़्यादा अच्छा हाँ लगता है, वो भी रिलेट कर पाते हैं। यस सर, उसको मैं बहुत रिलेट करके पढ़ा था। ठीक है, तो फिर जैसे आपका कोर्स हम लोग तो ख़त्म कर दिए थे, अक्टूबर नवंबर तक उस टाइम पे खत्म हो जाता है। तो फिर टेस्ट वगैरह कैसे स्टार्ट किया आप देना, और कब से स्टार्ट किया? सर एक्चुअली टेस्ट में थोड़ा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि कोर्स ख़त्म हुआ था, मुझे एक बार रिवाइज भी और करना था, तो मैंने टेस्ट थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। तो मैंने फिर टेस्ट एक आपका तो ज्वाइन किया ही था, उसके साथ में मैंने मेड इजी का भी ले लिया था कि मैंने उसका करता, लेकिन उसका आधा नहीं कर पाया मैं काफ़ी कुछ टेस्ट दिया। फिर वो टेस्ट देने के बाद सभी वो टेस्ट मैंने आई थिंक दिसंबर, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मेरे लिए, तो दिसंबर के अराउंड मैंने ही स्टार्ट किया था देना टेस्ट वगैरह। अच्छा। मॉक टेस्ट मैंने सब्जेक्ट टेस्ट पहले स्टार्ट किया, सब्जेक्ट वाइज मैंने टेस्ट दिया CEDS से करके, उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए कुछ एग्ज़ाम के पहले। तो फिर जैसे आपका टेस्ट लेट हो गया, जी सर, रिवीजन भी थोड़ा सा लैग किया? हाँ, थोड़ा लैग किया सर रिवीजन, क्योंकि सब्जेक्ट्स नए थे तो उनको मल्टीपल टाइम पढ़ना तो कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता था, हाँ, फिर कोचिंग इसका का भी, भी, इसलिए थोड़ा सा इशू जाता था, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आपने कर लिया था, सारे सब्जेक्ट खत्म कर हाँ लिया सर, लास्ट में CD थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ था, उसके अलावा मैंने सारे कर लिए। CD उतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया था उसको। हाँ, मतलब एक 2 नंबर 3 नंबर का आता है, तो इसलिए ठीक है, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। तो फिर आपने जब गेट का एग्ज़ाम देने गए आप, तो कैसा लग रहा था कि? सर गेट का एग्ज़ाम एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, और मैं इस वाले बैठा ही करता हूँ, एक प्रेशर सर आ गया था एग्ज़ाम टाइम पे, वही लगता है थोड़ा एक मेन डिफ़िकल्टी वही था मेरे लिए, कि एग्ज़ाम जब मैं देने बैठा तो मैं कूल था एग्ज़ाम स्टार्ट करते समय, फिर इतने सारे क्वेश्चन, और इस बार क्या था कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन सर ज़्यादा थे अमाउंट में, और मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, MCQs की थी, MSQ की इतनी नहीं थी, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, लेकिन फिर जो प्रेशर के कारण मैंने बहुत सारे नेगेटिव्स कर दिए, तो ओवरऑल इसलिए मार्क्स मेरा कम हो गया, स्कोर एक प्रेशर के कारण ही। मतलब प्रेशर हैंडल नहीं करता, हाँ, होता है कभी कभी 1-2-4 क्वेश्चन नहीं बने तो आदमी को प्रेशर आ जाता है, फिर आगे जो क्वेश्चन बने उसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी जाती है। हाँ सर, वो एक चेन बन गया एक। तो आपका जो गेट का एग्जाम हुआ, तो उसमें जो रिजल्ट आया, जी सर, तो कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरा था 33 मार्क्स थे। 33 पे कितनी रैंक बनी इस बार? सर मेरा रैंक था 4000
शायद 500 के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसी मतलब 4500। 500 के अराउंड से। तो थोड़ा सा डिप्रेशन रहा होगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं हाँ है। सर, होप ज़्यादा थी मुझे और वो सब हुआ नहीं, तो एक पॉइंट तो लाजमी था वो आ तो गया। फिर आगे क्या प्लान था, अब क्या करना है? सर क्योंकि फिर गेट तो बिगड़ गया जी था। सर, वो समझ आ गया था गेट अब इसमें कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला इसमें, तो फिर आगे मिलेगा तो हो सकता है 90 NITs ही मिलेगा। हाँ, तो एक तो था कि CCMT में और इस बार सबसे अच्छा सबका स्कोर नीचे आया। हाँ, इस बार सर वही, इस बार सबका स्कोर ही था नीचे था, नीचे था, ओवरऑल कट ऑफ भी नीचे कट ऑफ भी नीचे से ले आया था। तो इसीलिए CCMT में मैं बैठ गया था कि CCM NITs के लिए बैठ जाएंगे। उसके अलावा सर 2 एग्ज़ाम और आने वाले थे, एक IIIT हैदराबाद का PGEE और बिट्स पिलानी का बिट्स HD एग्ज़ाम। PGEE एग्ज़ाम बहुत सिमिलर था गेट के सिलेबस से और पास भी था, तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, गेट तो जो हुआ सो हुआ, अब ज़्यादा सोचने मतलब नहीं, आगे एग्ज़ाम बिगड़ेंगे। तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। PGEE का सिलेबस सेम था, तो वही प्रिपरेशन जो गेट का था उसी को रिवाइज किया और थोड़े बहुत टेस्ट और दिए मैंने गेट गीक फॉर गीक से नॉर्मली, और जो आप प्रैक्टिस बुकलेट जो होता है हमारा, उनसे ही और थोड़ा और टेस्ट देने की कोशिश करने की कोशिश की। इसका पेपर मिलता नहीं है तो उसी से करने की कोशिश किया। तो जब एग्ज़ाम हुआ PGEE का एग्ज़ाम, तो वो मेरा बेटर था कंपेरेटिवली गेट से, उतना प्रेशर में नहीं था, रिलैक्स होके दिया था उसको। तो उसमें होप था कि आ जाएगा अच्छा, लेकिन उसमें भी नहीं आया, मेरा नहीं नाम निकला, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर थोड़ा और वो, तो मतलब फिर क्या आप मन बना लिए कि 1 साल और ड्रॉप लूँगा? हाँ सर, ये एक चीज़ आ गया था एक मन में कि अब दोनों एग्ज़ाम्स इतने अच्छे नहीं गए, तो एक और जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया है तो एक मेरे मन में था कि एक और वो ड्रॉप ले करते और आप आके मिले भी थे यस, एग्जाम के बाद? आपने भी आके बोला था कि तुम एक और ट्राई कर सकते हो, तो एक मन में था कि एक और ट्राई करते हैं एक और बार। तो फिर बिट्स के एग्जाम के लिए फिर क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ा? सब बिट्स के एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक्स और ऐड हो गया था, ऊप्स और ऐड हो गया था, जावा प्रोग्रामिंग भी था इसमें, और मैथ्स के साइड में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, वो सब जो कोर मैथमेटिक्स टॉपिक्स है वो सब ऐड हो गए थे। तो गेट का सिलेबस तो था इसमें, COS का सब टॉपिक वो सब थे, तो उनकी मैंने तैयारी किया और मैंने ये सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स थे वो जो मैंने नहीं पढ़ा था, गेट में भी नहीं था, तो उसको फिर मैंने नेट से ही थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया था, सरफेस लेवल पे पढ़ चुका था। और कोर मैथ्स के टॉपिक तो इलेक्ट्रिकल में होते ही है, लेकिन वो भी इतना टच में नहीं था, तो थोड़ा ब्रश किया उनको, तो रिवाइज़ किया। तो उससे 1 महीना था उसके एग्ज़ाम के बीच में, तो उस मंथ में मैंने ज़्यादातर जो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे उन्हीं को थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया, और साइड बाय साइड गेट के टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहा था मैं, वो किया। तो फिर जब गेट इसका 3 जुलाई का एग्ज़ाम था बिट्स का, और इसका ऐसा था कि एग्ज़ाम के बाद ही रिजल्ट निकल जाता है, मार्क्स सामने ही आ जाता है मार्क्स। तो फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो इसके एग्ज़ाम में लेकिन मैं रिलैक्स था, यही सोच के था कि ये आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद कुछ और होना नहीं है, तो अगर बिगड़ गया तो मैं पूरे साल सोचूंगा कि ये एग्ज़ाम क्योंकि आपका पहला एग्जाम भी प्रेशर की वजह से। जी सर, प्रेशर की और सेकंड एग्जाम में क्या था कि वो IIIT हैदराबाद में रहता, उनको थोड़ा सा कम रिजल्ट भी रहता, उनके मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करते करके। तो फिर ये था कि मूड भी बना लिए थे, अब 1 साल तो ड्रॉप लेना ही है, तो रिलैक्स हो गए थे इसका। रिलैक्स हो गया था, और वही सोच के कि रिग्रेट नहीं करें इसको कि मैंने प्रेशर में बिगाड़ दिया करके, इसलिए मैं चिल था कि हो ना हो देखा जाएगा करके। तो पहले 2 पार्ट होते हैं, मैथ्स और एप्टी, और एक कोर SS जो मेरे में था सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो पहले मैथ्स से स्टार्ट हुआ, मैथ्स मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, फिर मैंने इंग्लिश के किए उसमें। फिर जो सेकंड पेपर आया सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो गेट के ही थे, एक क्वेश्चन तो गेट का पूरा रिपीट ही था उसमें। तो वो और कुछ टॉपिक्स थे, जावा के क्वेश्चन थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे, तो वो जितना मैंने पढ़ा था उससे वो सॉल्व हो गए थे, बहुत इन डेप्थ नहीं थे, वो भी सरफेस लेवल के थे। तो एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ तो एक लगा कि एग्ज़ाम ठीक गया है, मतलब कॉन्फिडेंस है। कितने मार्क्स आपको मतलब जैसे एग्जाम खत्म होता है, हाँ, तो कितने मार्क्स आपको देखा? मेरे मार्क्स आए थे 121 आए थे। 121। तो उस समय आपको उम्मीद जग गई थोड़ी सी? हाँ सर, मुझे होप था कि इसमें निकल जाना चाहिए, लगा था मुझे। तो फिर जैसे आपका रिजल्ट आया और सिलेक्शन हो गया, जी सर, तो फिर मतलब खुशी हुई? हाँ सर, बहुत खुशी हुई।
और घर वाले भी हैप्पी घर वाले एक्चुअली वही कि मतलब क्योंकि घर वालों को एक वो था ना कि जैसे आपके पापा से मेरी मुलाकात होती थी, फ़ोन पे बात होती थी, तो उनको भी ये लगता था यार ये बच्चा अभी इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहा है फिर सीएस में स्विच कर रहा है, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहता है कि कितना कर पाएगा, कितना हो पाएगा। जी सर। लेकिन जब भी तुम्हारे पापा मेरे से बात करते थे तो मैं हमेशा बोलता था नहीं कर लेगा ये, क्योंकि मुझे एक विश्वास था कि तुम मेहनती थे ना, तुम्हारी मेहनत देख के लगता था नहीं ये बच्चा तो कर लेगा। मतलब ठीक है रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल आ जाएगा, आज नहीं आ रहा कल आ जाएगा, इतना तो था। और तुम लगे हुए भी थे कि नहीं कुछ ना कुछ करना है। हाँ सर। बस प्लस पॉइंट यहाँ पर ये बिट्स में होने से कि तुम्हारा अब 1 साल सेफ हो जाएगा। हाँ सर, वो 1 साल अब यहाँ पे 1 साल बाद आप वहाँ पे जाओगे तो 1 साल में आपकी डिग्री लगभग आधी खत्म हो जाएगी और उसके बाद प्लेसमेंट लग जाएगा। जी सर। और 1 साल सेफ होना भी बड़ी बात है। जी। तो क्या अभी भी मन में है आपका ड्रॉप लेना कि अब एडमिशन लेके आगे बढ़ना? सब एडमिशन लेके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना ये है। सब तो कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब जो मान लो तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे जूनियर्स देख रहे होंगे, तो वो भी तुमको देख के हो सकता है मोटिवेट हो जाए यार चलो सीएस में कुछ करते हैं, इलेक्ट्रिकल तो कुछ हो नहीं रहा है ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट भी हमको देखा जाए तुम्हारे कॉलेज में सबसे अच्छे ब्रांच में, मतलब एमटेक में देखा जाए, गेट में देखा जाए जी, तो सबसे अच्छा रिजल्ट किस ब्रांच का रहा है? सर सीएस के रहा है बिल्कुल। मतलब छत्तीसगढ़ में मतलब सीएस का एक बोलबाला है। यस सर, और स्पेशली सर आई गेट का क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई फर्जी रिजल्ट शो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और तुम तो सबके साथ पढ़ चुके हो। यस सर, सबसे मिला भी हूँ, सीनियर से तक मिला हूँ। सीनियर से मिले हो, तो ये कि यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ पे चूँकि हम लोग पूरा बेसिक से जीरो से पढ़ाते हैं। यदि आपकी ब्रांच दूसरी भी है, आप मैकेनिकल के भी है, तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, मतलब आपको कभी डिफिकल्टी नहीं जाएगी यार ये सब्जेक्ट सीएस में आके गलती का। तो इवन मैं बताऊँ मेरे पास तो कोई 12 का बच्चा आ जाए और गेट करना चाहता है तो मैं उसको ऐसा पढ़ा दूँ कि 12 में ही गेट क्लियर कर सकता है, बस वो टाइम दे। हाँ, टाइम दे, मेहनत करे, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा है। लेकिन अब 12 वाले अलाउड नहीं है ठीक है, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट पूरा जीरो से। आप नहीं एज्यूम करते कि उसने कॉलेज में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो एकदम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, कोई भी साल का बच्चा हो, वो कर ले जाएगा क्योंकि मतलब हमारे पढ़ाने पे मतलब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज जीरो है ना, और अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है कि आप खाली हो। हाँ, आपको भरना ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, मिसकंसेप्ट नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं भी है, बिल्कुल जीरो है तो बहुत अच्छा है। हम तो ऐसे बच्चों को पढ़ाए हैं और ऐसे बच्चे रिजल्ट निकाले भी हैं। जी सर, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो फिर आपका बहुत अच्छा लगा कि आपका बिट्स में हो गया है। थैंक यू सर। तो अपने जो जूनियर्स हैं उनको मतलब क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? मतलब कितना डिफिकल्ट है ब्रांच को स्विच करना, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस किया मतलब प्रिपरेशन के टाइम में खासकर, मतलब और आपको क्या मतलब कुछ नेगेटिव बातें लगी वो भी बताइए आप। जी सर, पहले तो स्टार्ट करूँ कि टाइम मैनेजमेंट से। वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि जब आप दूसरे ब्रांच के हैं और दूसरे ब्रांच शिफ्ट हो रहे हैं तो आपका अपना ब्रांच का भी देखना है कि मुझे उसकी पढ़ाई भी करनी है, और जो नेक्स्ट ब्रांच आप ले रहे हैं जिसमें गेट कर उसकी पढ़ाई भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है सर कि आप सीरियस रहे कि आपको इसमें करना है। अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो आप लिटरली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। आप तो एक्सेल इसमें कर पाएंगे ना इसमें। तो अगर आप सीरियस है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। आप सुबह अपना कॉलेज जाइए, कॉलेज में पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद जब कॉलेज से आ रहे हैं तो अपना गेट की तैयारी कर सकते हैं, गेट की पढ़ाई करिए। और ट्राई करिए कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस उस टाइम में दे, अपने नोट्स, अपना कॉन्सेप्ट पूरा उसी वक्त बनाएं। अब उसको टालिए ना कि मैं घर आऊँगा तब दोबारा पढ़ लूँगा या बाद में पढ़ूँगा, वैसे अपना टाइम खा रहे हैं। तो आप जब भी जहाँ कॉलेज में भी तो कॉलेज में पूरा फोकस करिए कि जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के, कोर इलेक्ट्रिकल के, वो आप समझे। और जब आप कोचिंग आए तो कोचिंग में आप कोचिंग के जो पढ़ा रहे उस प्रेजेंटली जो सब्जेक्ट चल रहा है उस पर फोकस करें। आगे क्या चलने वाला है, क्या होगा, उस पर ना सोच के जो चल रहा है उसी फोकस करें। और उसको एकदम सर से पढ़ा रहे वैसे ही पढ़े, कहीं और से कुछ सुन के या फिर एज्यूम करके ना स्टार्ट करें। वो मिसकंसेप्शन आता है। सर ऐसे जहाँ से स्टार्ट करे वो मोर देन इनफ है आपको स्टार्ट करने के लिए, वहाँ से पढ़ने के लिए। अब वहीं से पढ़े साथ साथ कंटिन्यू करेगी तो आपका टाइम थोड़ा डिफिकल्ट आएगा श्योरली। जैसे एक सीएस के स्टूडेंट है, आप वैसा टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट पड़े क्योंकि आप दो चीज़ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है करना, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन द सेंस कि एक चीज़ होता है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करना, कि आप जब दूसरे ब्रांच से पढ़ रहे हैं तो आप अलग माइंडसेट से पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ जब क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज होती है, सब्जेक्ट चेंज होती है, तो एक माइंडसेट भी हल्का चेंज होता है, सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका, चीज़ें हैंडल करना। तो वो अगर उसके लिए आप रेडी है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी, वो टाइम और अपना ध्यान का, तो आप बिल्कुल उसको पिकअप कर सकते हैं। बिल्कुल अपना आप कैरियर जिस फील्ड में चाहे उसे बना सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिस में ही लिए हैं आपको उसी में ही करना होगा।
आपको जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है आप उसमें जाइए, उस फील्ड में आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड ड्रॉबैक्स एज ए CS में मुझे नहीं लगता कोई ड्रॉ, बल्कि मैं तो बोलता हूँ उसका पॉजिटिव है गेट का, क्योंकि अगर आप गेट की पढ़ाई कर रहे हैं CS में, तो आप जब आगे प्लेसमेंट भी जाइएगा, कुछ भी करिएगा, तो प्लेसमेंट भी आप CS एल्गो तो पढ़ते ही है। इवन आपके इंटरव्यू में भी COOS सब्जेक्ट पूछते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप गेट के लेवल की पढ़ाई करें तो वो स्टैंड ही नहीं करता आपके सामने, आप उसके हर एक क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। आपको सिर्फ जो और करना होगा एडिशनली, वो जो आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई करें कोड में, उनका आप कोड लिखिए, क्योंकि CS में गेट में आप उतना कोड नहीं लिखते हैं, आप ज़्यादा उनको एनालाइज करते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही, कितने बार रन हो रहा है, वो सब ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा उसके बाद, कि उसको आपकी जो भी आप कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सर उसको बल्कि पढ़ाते भी है क्लास भी सर बहुत बार हर बार सर जो भी कोड DS एल्गो के है उसको लिख के बताते हैं हमें, जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, C में पढ़ रहे हैं, तो सर उसको C में लिख के समझाते हैं कि सर कोड कैसे लिखा होगा, कैसे रन करेगा, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आप पूरी उसकी एनालिसिस करते हैं। सर पूरा वो करा गए थे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस होकर सुनना है सर क्या बोल रहे हैं। अगर आप उतना ही कर रहे हैं, आप बहुत कर रहे हैं, मोर देन इनफ है। तो इस पर मुझे तुमको देख के लग रहा है तुमने B में एंजॉय नहीं किया। हाँ सर, ये एक था क्योंकि प्रेशर हो जाता है ना, अब आपको इलेक्ट्रिकल भी, कंप्यूटर साइंस भी, हाँ। फिर और अच्छा B में लोग आते हैं तो लोगों लगता है यार 11-12 में ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं और एक बार हमको सक्सेस नहीं मिला है, और फिर कॉलेज में आ गए, कॉलेज में थोड़ा एंजॉय किया जाए, तो कैसे करते थे? मतलब आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह कैसा था? हाँ सर, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन वो जो थे वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और वो ऐसे फ्रेंड थे जिनका माइंडसेट मुझसे मैच करता था। तो वो लोग भी गेट में इंटरेस्टेड है, आगे अपने कैरियर को लेकर सीरियस थे, तो वो लोग भी एक हद तक मुझे पुश करते थे कि तुम करो, तुम फील्ड चेंज किए हो, तुम जो भी कर रहे हो उसमें करो, फोकस करो। तो हाँ, ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा घूमा फिरा नहीं, इन्जॉय नहीं किया, लेकिन वो टाइम गया भी नहीं है। अच्छा, उस समय लॉकडाउन भी लग गया? लॉकडाउन भी लग गया था, यस सर। कहाँ घूमोगे? कहाँ घूमेंगे, कहीं जा भी नहीं सकते नहीं। हाँ, तो वो भी एक चीज़ नहीं हुआ था, लेकिन सर अभी वही, अब मैं M.Tech करने जा रहा था, वहाँ भी तो हाँ आगे तो चांस आगे तो मिलेगा। है ही सर। और अच्छा है ना कि आप कम एज में, अभी देखिए आपकी एज बहुत कम है, और इस एज में आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं बिना ड्रॉप लिए हुए। 12 के बाद भी आपने ड्रॉप नहीं लिया, आपने अभी भी ड्रॉप नहीं लिया, मतलब आपकी एज मुझे लगता है 22 ईयर्स के आसपास होगी। हाँ सर, 21-22। हाँ। 22 ईयर में आप M.Tech करने जा रहे हैं, 24 ईयर में आप M.Tech कंप्लीट कर दोगे। जी सर। और उस समय आपकी सैलरी, मतलब मुझे जो लगता है, मतलब जो गिरी हालत बोलता हूँ मैं, तो आपकी मतलब कट पिट के 1 लाख रुपए तो आएगी ना। यस सर। ठीक है, तो 1 लाख भी आ रही है और 24 ईयर के बच्चे को आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है जी सर। कि वो तो ऐसा तो नहीं बोल सकते यार कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है तो बाबा रामदेव भी इतना पैसे क्यों कमाते हैं? सीधी सी बात था, हर कोई कमा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें आगे समाज में भी सेवा करना है, तो हमको कुछ तो चाहिए ना। एक फाइनेंशियल स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा। तो आप कम टाइम में अच्छी जगह पहुंच के अपनी लाइफ में 5-6 साल आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप फॉरेन जा सकते हो, और अच्छी कंपनी में स्विच भी कर सकते हो। मतलब एक जॉब आपको लगी नहीं समझ में आया, दूसरी जॉब की तरफ जा सकते हो, और 30 साल तक आप फुली मतलब एस्टेब्लिश हो जाओगे। मतलब आपको फिर सोचने का नहीं रहेगा कि यार नहीं अब मुझे कुछ और करना है, फिर स्टेबल लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है कि सही टाइम में सही जगह पे पहुंचना। तो इन लोगों ने सही टाइम में मेहनत कर लिया, अब इनको उतना ज़्यादा मेहनत तो अभी भी करना ही है, जो कि आपके खून में मेहनत आ चुकी है, तो आदमी तो बिना मेहनत के रह ही नहीं सकता है, तो मेहनत तो करेंगे। तो एंजॉयमेंट भी ठीक है, अपनी जगह पर है, एंजॉयमेंट करिए, घूमिए टहलिए, मस्ती करिए, लेकिन सही टाइम में पढ़ाई भी कर लीजिए, तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बता ही दिया। फिलहाल किसी को ऐसा लगता है कि जो दूसरी ब्रांच से है और गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, और मैं आपको नंबर शेयर करूंगा, आप इससे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। तो इस पर बहुत अच्छा लगा कि आप आए, बातचीत किए, और सबसे अच्छी बात है कि मेरा जो रिजल्ट है इलेक्ट्रिकल में 100%। यस सर। क्योंकि एक ही बच्चा आया था इलेक्ट्रिकल में पढ़ने के लिए, और वो भी सही टाइम में एडमिशन ले लिया है। तो ऑल द बेस्ट, ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।